कक्षा 12 यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की जबरदस्त तैयारी के साथ हम आपके लिए ला रहे हैं जबरदस्त क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का सामान्य हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र जो है, मॉडल पेपर है, कैसा आएगा, कैसा रहेगा एग्जाम पैटर्न, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर वैसे ही आएगा जैसे आता था हमेशा। ठीक है, तो सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। एक बार बहुत जोरों से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी को अपने। जैसे कि इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहेंगे कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को के उत्तर देना आवश्यक है। खंड का आपको सबसे पहले यहाँ पे 5 + 5 यानी कि 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कौन से आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 आएंगे और इन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से होंगे और 5 हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से होंगे। कुल मिला के 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 10 प्रश्नों को आपको सही करना है। खंड का बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हमेशा याद रखिएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी इनकी पत्रिका है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें सेकंड ऑप्शन जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा। अशोक के फूल, ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव होंगे तो 10 अंक के आपके होंगे। पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। ठीक है, तो 100 में आपको 95 प्लस लाने हैं, तो जोरदार तैयारी यहाँ से करिएगा। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है? तो कफन प्रेमचंद की कहानी है। गुंडा जयशंकर प्रसाद की है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की है और रोज कहानी अज्ञेय की है। ठीक है, रोज किसकी है? अज्ञेय की है। ये रोज कहानी जो है अज्ञेय की है। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। अब ये विद्यानिवास मिश्र कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं, विचारात्मक हैं या फिर मनोवैज्ञानिक निबंधकार हैं? कैसे हैं विद्यानिवास मिश्र, ये कैसे निबंधकार हैं? तो विद्यानिवास मिश्र कैसे हैं, इसमें आप कमेंट कर दीजिए फटाफट। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंधकार। 1 का अंगा का फर्स्ट आपका सही होगा, ललित निबंधकार। ओके, चलिए, पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? अब पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं, चंद बरदाई इसके लेखक हैं। कौन है? चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो का रचना काल पूछा जा रहा है। करण चंद्र यादव जी, भाई खुश रहो, अभय यादव जी और वुड की जी। अच्छा, ये वुड की टीएम क्या है भाई? आकाश यादव, निर्मला अवस्थी। ठीक है, चलिए दिवांशु जी। तो वीर गाथा काल इसका राइट आंसर है। वीर गाथा काल जिसको हम आदिकाल भी कहते हैं, यानी अगर वीर गाथा काल आंसर नहीं देता है तो उसमें आदिकाल आपका आंसर होगा, वो सही कर दीजिएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास हैं, तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के हैं और सूरदास आपके कृष्णाश्रयी के हैं और जायसी आपके प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। समझ गए आप? चलिए, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? तो प्रथम सर्ग है चिंता। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, इड़ा, ऐसे करके हैं। तो चिंता, आशा, चिंता तो पहला सर्ग आपका चिंता है। ठीक है, चलिए, चिंता के बाद देखिएगा सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि किसके हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं पंत जी। हमेशा याद रखिएगा। राम की शक्ति पूजा, इस कविता के रचयिता कौन है? तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की कविता है। तो अब आपने देखा कि ये जो आपके थे, जितने भी आपके 10 के 10 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव 5 आपके काव्य साहित्य के इतिहास से थे और 5 आपके गद्य साहित्य के थे। 10 अंकों में 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये आपने कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम कहाँ? अब चलते हैं हम अगले टर्म की ओर। अगला टर्म प्रतिष्ठा द्विवेदी जी और रीजेंट जी सूरज यादव जी। एग्जाम पैटर्न क्या है मैं वही बता रहा हूँ।
एग्जाम का मॉडल पेपर कैसा आना है 2023 का, मैं वो बता रहा हूं। मेरी लाइव क्लास चल रही है, अमित राज और आशीष यादव जी, मनोज कुमार जी, ठीक है। 11th की क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से देखते रहिए, ठीक है। पंडित शिवा कपिल और मोनिका गुप्ता जी। चलिए अब देखिए, आएगा 2 गद्यांश आएंगे, 2 में से आपको 1 गद्यांश करना होगा। 10 अंक का गद्यांश आएगा, यानी गद्यांश पढ़िए, और 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तो 10 अंक पा जाएंगे, और गद्यांश को पढ़ करके ही उत्तर देना होगा। 2 गद्यांश आएंगे, 2 पद्यांश आएंगे, तो आपको 1 गद्यांश और 1 पद्यांश का प्रश्न, 1 पद्यांश का उत्तर देना होगा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के, ठीक है। सारी तैयारी हम करा भी चुके हैं और आगे कराते भी रहेंगे। आप 2023 की प्लेलिस्ट देख लीजिए, कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, और एक 2023 की लाइव क्लास की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों प्लेलिस्ट आपके सामने है, जितना पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक आपको मिलेगी, वहां से ये मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक से, ओके। चलिए अब ये गद्यांश कह रहा है कि माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला यहां पर एक रेखांकित अंश है, वो कहेगा कि आप रेखांकित अंश का क्या दीजिए, व्याख्या कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो है रेखांकित अंश नहीं है। कभी कभी रेखांकित अंश देता है, लेकिन अधिकतर रेखांकित अंश आपका होगा। देखिए नीचे वाले गद्यांश में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, इसमें नहीं है। अब यहाँ माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। गद्यांश पहचानने का नियम क्या है, वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इसका देखिएगा, ये सबसे पहले तो आपको संदर्भ इसका याद करना होगा। एक प्रश्न हमेशा पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, पुत्र को समान भाव से कौन रखती है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा माता, उत्तर इसका हो जाएगा। और गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, समान भाव से रखती है, हो गया। तो उत्तर आप दे देंगे पढ़ के। समान अधिकार का भागी कौन है, जो पृथ्वी के उदय के साथ, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। इसी से आप इसका भी उत्तर दे देंगे। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, तो पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, तो पृथ्वी पर रहने वाले, निवास करने वाले जनों का विस्तार जो है वो अनंत है, ठीक है। फिर अनंत और जनपद शब्दों का अर्थ लिखिए। अनंत का अर्थ होता है असीमित, असीमित या अंतहीन, अंतहीन, असीमित या अंतहीन। और जनपद का अर्थ होता है जिला, ठीक है, जिला। अब देखिए शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप। क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप। अब जब राष्ट्र का स्वरूप है तो इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। हम साहित्यिक हिंदी वालों को भी बाद में करा देंगे, ठीक है। तो ये 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर ये पंक्तियां जो है रेखांकित हैं। महामानव समुद्र कहा है, विचित्र देश वह है यहाँ। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। अब पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो शीर्षक हो जाएगा अशोक के फूल। कौन सा हो जाएगा, अशोक के फूल। और लेखक का नाम कौन सा हो जाएगा, लेखक आपके हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद। देखिए मेरी एक आदत है, मैं जब भी मॉडल पेपर कराता हूँ तो विधिवत हल कराता हूँ। ये नहीं है कि एक छोटे मोटे हल करा के निकल लें, नहीं, सब हल कराते हैं ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत न हो। क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो जब आप हमारे उदय और अस्त में जुड़े हैं तो हम आपके उदय और अस्त में जुड़े रहेंगे। तो रविंद्रनाथ ने महामानव समुद्र किसे कहा है, तो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कहते हैं कि जिसको हम हिंदू कहते हैं, ये जो हिंदू जाति है वे अनेक आर्य और आर्येतर जातियों के, जो अनेक आर्य और आर्येतर जातियों के उपादानों का एक विचित्र मिश्रण है, ठीक है। हमारी हिंदू में तमाम आर्य जातियां और तमाम आर्य
से अलग जातियां यानी अनार्य जातियां भी मिश्रित हैं हिंदू जाति में। ठीक है, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है, तो आप यहाँ देखिएगा, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व, असुर, आर्य, इन सभी का भारतवर्ष में निर्माण में सहयोग। आर्य, शक, हूण कहाँ आए थे, तो भारतवर्ष में आए थे। कहाँ आए थे? भारत आए थे। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। हे जग जीवन के कर्णधार अर्थात देखो मैं पूरी व्याख्या कर दे रहा हूँ। हे संपूर्ण संसार के कर्णधार, संचालन करता, निर्माता, विधाता, बनाने वाले भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप तो जन्म और मरण के आर पार अर्थात आप जन्म से और मरण से एकदम बाहर हैं, यानी आपकी ना जन्म होता है ना आपका मृत्यु होता है, यानी अजर और अमर हैं आप। शाश्वत जीवन नौका विहार, और ये जीवन रूपी नौका का विहार भी शाश्वत है। जैसे आप शाश्वत हैं, चिर हैं, ऐसे ये जीवन रूपी नौका का विहार भी शाश्वत है और चिर है। देखो शेयर करो एक बार। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र कुमार जी, शेयर करो आप। नितेश द्विवेदी जी, आप जो है सभी मित्रों को शेयर करो, सभी मित्रों को जोड़ो, ताकि हम और जोश के साथ आपको पढ़ाएं। ठीक है, तो कहते हैं सुमित्रानंदन पंत। सबसे पहले देखिए शीर्षक क्या है। शीर्षक है नौका विहार। ठीक है, नौका विहार, कवि हैं पंत यानी सुमित्रानंदन पंत। आप कहते हैं कि शाश्वत जीवन नौका विहार, ये जीवन रूपी नौका का विहार जो है वो शाश्वत है। मैं अस्तित्व ज्ञान भूल गया था, परंतु इस नौका विहार ने हमको, ये नौका विहार तो हमारे जीवन का एक शाश्वत प्रमाण है, हमें इसने प्रमाण दे दिया है, और इसी प्रमाण की वजह से आज मैं अपने आप को अमर समझने लगा हूँ। क्योंकि जैसे धारा है वैसे ही जीवन है। धारा का जन्म होता है, बहती है और जाके समंदर में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार जीवन है, जन्म लेता है, संचालित होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बहुत सार छुपा हुआ है इसमें अगर देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित अंश का भावार्थ, तो मैंने पूरा बता दिया। कर्णधार का मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर या नाव चलाने वाला, ईश्वर या नाव चलाने वाला, यानी कि आप इसको खेवटिया कह सकते हैं। कौन? खेवटिया, खेवनहार, खेवनहार, खेवनहार भी नाव को चलाने वाले कहते हैं। शाश्वत का मतलब होता है चिरस्थायी। क्या होता है? चिरस्थायी। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए आपको 100% चूंकि सिलेबस आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है? 100%। तो अब कुछ भी पार्ट, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है, सारे के सारे पार्ट आपको पढ़ लेने हैं। ओके, तो मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, हाँ मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। कामदेव से कह रही है कौन? उर्मिला। अब ये उर्मिला कौन है? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, और लक्ष्मण चले गए हैं कहाँ? राम के, सीता के साथ जंगल को चले गए हैं लक्ष्मण, और लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला व्यथित है। अब वहां कामदेव से वो बातचीत में कहती है कि मुझे फूल मत मारो, मुझे आप फूल मत मारो। कौन सा? काम वासना का पुष्प मत मारिए हमको, क्योंकि मैं अबला हूं, यानी बलहीन स्त्री हूं। क्या हूं मैं? अबला हूं, बलहीन स्त्री हूं, मैं वियोगिनी हूं, वियोगिनी बाला हूं, यानी कि मुझे बहुत वियोग है, हमारे प्रियतम चले गए हैं तो मैं वियोगिनी बाला हूं, मैं वियोगिनी बाला हूं, थोड़ा सा तो दया विचारो, अर्थात थोड़ी सी दया तो आप हम पर करो, हैं? मुझे फूल मत मारो, अर्थात एक काम वासना का फूल मुझे मत मारो, मैं अबला स्त्री हूँ, मैं
बाला एक अबला बाला हूं, अर्थात एक अबला स्त्री हूं, ठीक है, तो मुझे आप ये काम रूपी फूल मत मारिए। तो उर्मिला फिर क्या कहती है कि होकर मधु के मीत मदन पटु। अब यहाँ पर मधु मीन्स क्या होता है? मधु मीन्स होता है वसंत, या मधु मीन्स अमृत, मदन माने कामदेव। तो होकर मधु के मीत, अर्थात तुम वसंत ऋतु के मीत हो। मदन, मदन माने कामदेव। हे कामदेव, तुम जो है वसंत के मित्र हो। पटु मीन्स चतुर हो, तुम चतुर हो, होशियार हो और वसंत के मित्र हो यार। और तुम कटु, कटु माने कड़वा, गरल माने होता है विष, विष, कड़वा गरल है, अर्थात कड़वा विष कि गारो माने गिराओ, यानी कि वर्षा करो। तुम ये हम पर इस कड़वे विष की वर्षा मत करो। अरे आप तो मीठे वसंत के मित्र हो, चतुर हो, होशियार हो, तुम कड़वे विष को हम पर मत गिराओ, अर्थात कड़वे विष से हम पर बारिश मत करो। मुझे विकलता, इससे क्या होगा कि मुझे व्याकुलता मिलेगी और तुम्हें भी विफलता मिलेगी। इसलिए ठहरो, श्रम परिहारो, अर्थात अपनी ये परिश्रम जो कर चुके हो, ठीक है, यानी कि तुम्हें भी असफलता मिलेगी, ठीक है, और हम भी विचलित होंगे। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हो, इसलिए आप विश्राम करो, ठहरो, थकान को दूर करो। श्रम परिहारो, श्रम माने होता है मेहनत, थकान, परिहारो माने दूर करो। नहीं भोगनी है मैं कोई, हे कामदेव, मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो, जो तुम जाल पसार रहे हो। तुम ये मत समझो कि मैं भोगनी स्त्री हूँ, हर समय प्रियतम की प्यासी स्त्री नहीं हूँ मैं। तुम जाल ये बेकार में फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। अगर तुम में बल है तो हमारे इस सिंदूर के बिंदु को, इस सिंदूर को बिल्कुल उसी भांत समझ लेना जैसे हर नेत्र अर्थात भगवान शंकर का नेत्र, ठीक उसी प्रकार तुम समझ लेना, ठीक है। मैं विलास करने वाली विलासिनी नारी नहीं हूँ। या तुम में शक्ति हो तो तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे सिंदूर बिंदु की ओर देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे वो शंकर जी ने तुमको भस्म कर दिया था नेत्र खोल के, ऐसे हमारा सिंदूर तुमको भस्म कर देगा। तो कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो बेटा कविता का शीर्षक जो है वो क्या है? वो गीत है। और ये गीत कहाँ से लिया गया है? साकेत से लिया गया है। बेटा साकेत क्या है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त ने गीत लिखा है, ठीक है। तो ये मैथिली शरण गुप्त का गीत है। अब कहता है इस कविता का संबंध साकेत के किस सर्ग से है? तो अष्टम सर्ग से है। किस सर्ग से है? अच्छा, ये अष्टम सर्ग नहीं नवम होगा, ठीक है। अष्टम और नवम सर्ग में उर्मिला का तो नवम सर्ग है, ठीक है। उर्मिला का जो विरह विषय का वो चीजें हैं, यानी विरह वेदना जिसमें वो हुई है, तो वो अष्टम और नवम सर्ग है, दो में हुआ है, ठीक है। तो ये नवम सर्ग का है, आप नवम लिखिएगा, नवम सर्ग का है, ठीक है। इस कविता का संबंध साकेत के नवम सर्ग से है। 12 सर्ग साकेत में, ये याद रखिएगा। साकेत में कितने सर्ग हैं? ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो 12 सर्ग हैं और कामायनी में 15 सर्ग हैं, याद रखिएगा। मदन और गरल का, मदन का अर्थ होता है कामदेव, मदन का अर्थ क्या होता है? कामदेव। और गरल का मतलब होता है विष, विष और कामदेव, ठीक है। इस कविता में वर्णित वेदना का संबंध किस पात्र से? तो उर्मिला से। किससे? उर्मिला से है। रेखांकित अंश का क्या पूरे का भाव आप बता दिया। अब आपका साहित्यिक परिचय आएगा। एक वीडियो आप सर्च कर सकते हैं कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, ज्ञान सिंधु। जब भी आपको कोई वीडियो सर्च करना हो, ना मिल रहा हो, तो बस उसके आगे आप लिखिए ज्ञान सिंधु, ज्ञान सिंधु लिख लीजिए, या फिर अरुणेश सर लिख दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे आपको लिखना है कि हरशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय ज्ञान सिंधु, तो हमारा मिलेगा, ठीक है। और बाकी प्लेलिस्ट में सब सीरियल से पढ़ाई हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहां देखिएगा, अब यहां देखिएगा, प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, एक का साहित्यिक परिचय देते हुए तो 5 अंक यहां पर आपको मिलेंगे। कुल मिला के 3 अंक जीवन परिचय के, 2 अंक कृतियों के मिल जाएंगे आपको। साहित्यिक परिचय और कृतियों के 3 2 5 अंक मिलेंगे। 80 शब्द सीमा 80 है, 80 से ज्यादा भी आप लिख सकते हैं। तो साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में कैसे लिखें, वो वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। एक कवि का और एक रचनाकार का, यानी एक लेखक का और एक कवि का देना होगा। यानी कुल मिला के 10 अंकों में आपका साहित्यिक परिचय आता है, ठीक है। अब बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु या सार लिखिए। तो अब 5 अंक में यहां से भी एक क्वेश्चन आपका आता है।
और खंड काव्य में भी 5 अंक का आपका एक क्वेश्चन आएगा खंड काव्य से, ठीक है। 80 शब्दों में इसका भी देना होगा 5 अंक में। फिर आपका आता है संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत दिग्दर्शिका यानी जिसको आप अनिवार्य खंड जो खा है वो आपका अनिवार्य संस्कृत का खंड होगा, यानी संस्कृत दिग्दर्शिका का। तो इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और 5 अंक 2 गद्यांश में 5 + 2 यानी कि 7 अंक का एक गद्यांश होगा, 2 में से 1 करना होगा। ऐसे ही आपको श्लोक दिया जाएगा, श्लोक दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपका 5 + 2 यानी कि 2 का संदर्भ और 5 का हिंदी अनुवाद होगा, 7 अंक का दिया जाएगा, ठीक है। तो ढंग से समझ लीजिए। हाँ, तो मैं इसको बाद में करा दूंगा, बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो ये आपको मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना है। मैं फिलहाल व्याकरण करा देता हूँ। मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए। बाकी ये बहुत बार करा चुके हैं। अगर आप 2022 के पूरे मॉडल पेपर देखते हैं तो मैं बहुत बार ये सारे हल करा चुका हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी आप चैप्टर पढ़िए, ठीक है। तो आप यहाँ मुहावरों लोकोक्तियों का एक देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपके 2 अंक में आएंगे। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना, उल्टी गंगा बहाना, मतलब परंपरा के विपरीत कार्य करना, गूलर का फूल होना, कभी न दिखाई देना, अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञानी का डींगे हाँकना, ये हो जाएगा। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमधन आलया सही हो जाएगा। फिर आपका कविंद्रा का संधि विच्छेद क्या होगा? कविधन इंद्रा हो जाएगा। नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? नेधन अनम हो जाएगा। और निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए, तो आत्मने क्या हो जाएगा? चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा, ठीक है। और राज्ञा में विभक्ति एवं वचन बताइए। राज्ञा राजन शब्द का है ना, राज्ञा। राजन शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, बताइए क्या है? तृतीया एक वचन, द्वितीय एक वचन क्या है बताइए? कमेंट करते रहो भाई, हैं? हाँ, कमेंट करते रहो भाई, कमेंट करते रहो। और कमेंट के साथ साथ आप इस पर भी ध्यान देते रहो, ठीक है। तो यहां देखिएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन राज्ञा का है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 11वां शब्द युग्मों का सही है। वसन और व्यसन। वसन मीन्स होता है वस्त्र और व्यसन माने आदत। तो वस्त्र और आदत टिक कर लीजिए। देखो यहाँ पर क्या आएगा? शब्द युग में आएंगे, ठीक है। यानी एक जैसे होमोफोन्स, एक जैसे उच्चारित होने वाले शब्द आएंगे। 2 प्रश्न, ठीक। स्वर्ण और सवर्ण 2 अंकों के। स्वर्ण का मतलब सोना और सवर्ण माने होता है उच्च जाति, ठीक है। तो ये हो जाएगा दा। अब यहाँ पर एक शब्द के यानी अनेकार्थी शब्द आएंगे 2 अंक में। एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं। तो काल, काल के 2 अर्थ हैं। एक तो काल का अर्थ है समय और दूसरा यमराज, ठीक है, यमराज। अली के 2 अर्थ हैं। एक तो भंवरा है, एक तो भंवरा है, दूसरा सखी है। एक भंवरा और दूसरा सखी। शिव के 2 अर्थ हैं। एक तो शिव का अर्थ हो जाएगा शंकर और एक शिव का अर्थ हो जाएगा कल्याण, ठीक है। तो ऐसे लिखना होगा। अनुकरण करने योग्य। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा 1 अंक में, 2 अंक में। तो अनुकरण करने योग्य तो अनुकरणीय लगा दीजिए। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। अब यहाँ 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। आपको वाक्य शुद्धि आएगी, 4 आएंगे, 2 करने होंगे 2 अंक के। पुत्री प्रयाधन होता है नहीं होती है, तो यहाँ पे त्रुटि सही कर दीजिएगा। लक्ष्मीबाई वीर महिला नहीं वीरांगना थी, वीरांगना। तो वीर महिला काट के वीरांगना लिखिएगा। और मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है। प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, दिया नहीं दिए, कर दिए हैं। अब वियोग श्रृंगार करुण रस उपमा यमक अलंकार रस छंद और अलंकार 2-2 अंक में आपके आते हैं। और आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए वहाँ देख सकते हैं। और एक पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन आपका 6 अंकों में होगा। नगर में प्रदूषण, तो 3 प्रकार के आपके पत्र आने हैं। एक तो शिकायती पत्र होगा, संपादक के नाम पत्र, नगर पालिका के नाम पत्र और आवेदन पत्र, 3 आएंगे। और फिर एक निबंध आपका आएगा 9 अंक में, 7 अंक में कुछ आएगा, ठीक है। एक जो है निबंध आपका आएगा। निबंध आपका कितने अंकों में होगा? 9 अंकों में होगा। और आपका ये पत्र कितने अंकों में होगा? ये 6 अंकों में होगा, ठीक है। तो आराम से ये सब तैयार। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।